वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज 26 अप्रैल को हुआ एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026। पेपर ओवरऑल देखें तो पेपर का लेवल ठीक रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है ना, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, काफ़ी आसान पेपर रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। अब कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा एकदम सटीक जब आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। आपके कितने स्कोर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कितने आपने सही करे ना, क्योंकि आपको पता है सही उत्तर के लिए 3 अंक है। सही उत्तर के लिए कितने अंक है? 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 80 प्रश्न करे हैं, ठीक है, 80 में आपके 70 सही हो रहे हैं, ठीक, तो बने 210 नंबर, और 10 गलत हो रहे हैं तो 10 कट गए, यानी 200 नंबर आ गए ना। तो ऐसे अभी आंसर की आपको दे देंगे, इस पर अभी आपको बता रहे हैं पेपर के बारे में, थोड़ा देखिए, फिर आधे घंटे में अभी आपको संपूर्ण आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो पेपर अच्छा है, बढ़िया रहा है। आप लोग कैसा करके आए हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये सवाल एक बार आप 100 सवाल है ना, इनको लगा लीजिएगा। कारण इसलिए कि आपका लेखपाल का पेपर लगा हुआ है ना, इससे सवाल फंस सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी आपको हेल्प करेगा ये, आरओ में, बीईओ में, लोअर पीसीएस में, मतलब ये आने वाले एग्जाम्स में जहाँ जहाँ जीएस है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है ये सवाल। मतलब चाहे करंट के हो चाहे वो। देखो, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर पूछा कौन सा है, तो इनमें से ये ऑप्शन में कुमाऊं हिमालय का ऊंचा शिखर आपको पता ही आसान था, ये नंदा देवी था। ये देखो हिस्ट्री का कितना आसान सवाल है। कौन सी नदी का प्राचीन नाम अश्किनी है? तो अश्किनी आपको पता होगा किसको बोलते थे? चेनाब को बोलते थे। किसको बोलते थे? चेनाब को, है ना। तो आसान था ये भी। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट पे था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट पे राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में 3 देश में कौन से राज्य हैं? तो आपको पता है एमपी तो सब में है। एमपी के बाद अरुणाचल आता है ना, अरुणाचल है, तो ये हो जाता। फिर देखो सवाल दिया गया है, दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवा से चलते हैं, यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पछुआ हवा यानी वेस्टर्ली से चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं और इनसे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो कौन सा सही था यहाँ, है ना। तो ये तीनों ही देखिए ठीक ही थे स्टेटमेंट। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये पूछ रहा है आपसे। चिल्का, कोलेरू, वेम्बनाड और पोकुडू। तो इसका आंसर तो वेम्बनाड होना चाहिए, केरल में ये है ना, केरलम हो जाएगा अब तो, वेम्बनाड लेक। फिर देखो, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैंगनीज के उत्पादन में कह रहा कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है? ये वाला सवाल पूछा गया आपसे, तो इसका तो महाराष्ट्र हो जाना चाहिए, है ना। आंसर की अभी मैं आपको दे दूंगा, अभी सवाल देख लेते हैं। फिर देखो, कह रहा है कि 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है आपको। तो राइस के उत्पादन में कौन हो जाएगा भाई? आरोही क्रम मतलब समझ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कम से ज़्यादा में, है ना। तो पंजाब हो जाएगा भाई, क्या हो जाना चाहिए? पंजाब होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पहला, हाँ यही सही है ना। फिर कह रहा है अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया है? तो ये कौन सा था? मोन्था चक्रवात था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये सेंसस का सवाल पूछा गया आपसे। सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश की। तो आसान पेपर है, इतना कुछ टफ सवाल नहीं होते, आप देखेंगे। इसमें कह रहा है दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसको देखना पड़ेगा एक बार, है ना। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन कैसे हुआ था भाई? देखो कितना आसान है कि भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित करके, या कांग्रेस की प्रादेशिक समितियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो बहुत ही आसान है ना। ये देखो, उच्चतम न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की सेवा शर्तें कह रहा किस अनुच्छेद में? तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, काफ़ी क्लोज था ये, है ना। तो 124 क्लॉज 2 हो जाएगा ये, 124 क्लॉज 2। फिर ये पॉलिटी का सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक को पारित करने में, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने में, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में, या संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में। तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि ये तो लोकसभा में आ सकता है, ये राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है, ये भी लोकसभा ही के पास है ना, तो डी हो जाएगा। फिर कह रहे देखो, कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? ये एमपी स्पेशल का सवाल हो जाएगा आपका, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? ये भी एमपी स्पेशल का हो गया। फिर देखो, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है,
राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है। तो यही पता चल गया भाई, गलत हो गया ना, वो थोड़ी नियुक्त कर सकता है, वो तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। फिर देखो बहुत ही आसान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है कह रहा है। 39 है, 43 है, 43B या आपका 48 है। तो बहुत ही आसान है, इसको 43B जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई है भाई, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान, शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, जो है ना पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में सवाल है, कौन सा कथन असत्य है बताना है। एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम 2 अधिवेशन होने चाहिए। 2 बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये तो गवर्नर करता है ना। निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि आर्टिकल 338 में दिया हुआ है ना। एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों के हितों की रक्षा का दायित्व इसी को दिया है, नेशनल कमीशन फॉर SC को। अच्छा सवाल है। अब ये नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है ना। तो ये मिसलेनियस का सवाल कह सकते हो, जो वेरियस रिपोर्ट से पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर 32 है। फिर कह रहा है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। 116, 132, 154 या 169। तो यहाँ आपने SDG में 17 पढ़े होंगे, पर 17 के अंतर्गत जो है 169 और विशिष्ट टारगेट है, उनको अपनाया गया। तो देखो थोड़ा और डीप में पूछ लिया अंदर, तो ये सवाल भी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। फिर ये देखो, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक हो सकते हैं। साइंस का सवाल है ये, तो इसमें 50% होना चाहिए। इंटरनेशनल हीट वेव कह रहा है वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये फरवरी का है ना। बाकी इसके अभी आंसर की मैं बना लूँ फिर आपको दूंगा, है ना। अभी ये तो CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान किस शहर में स्थित है ये बताना है। जो आते हैं मुझे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये तो हैदराबाद हो जाएगा। विज्ञान की कह रहा कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है भाई। तो बहुत ही आसान था, ये मौसम विज्ञान हो जाएगा। अब ये 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था, कह रहा है जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूर संचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया। तो ये तो इनसैट 1B हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आए, आप देखेंगे कोई इतने बड़े प्रश्न नहीं। एक बार इस पेपर को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है ना, वो आप देख लीजिए, फिर इसका मैं आपको आंसर की पूरा दे दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको फिर हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, 100 सवाल का है, ज़्यादा है नहीं। सब आप देखेंगे पेपर जो MPBCS का है वो काफ़ी आसान है, 1 लाइनर टाइप ही है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है ना। इसके सवाल एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ लगा के ज़रूर जाइएगा, चाहे MP स्पेशल वाले छोड़ दीजिएगा, MP का बजट छोड़ दीजिएगा, बाकी जो स्टैटिक GS के सवाल है ये ज़रूर लगाइए, आपके लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा आपको अभी थोड़ा टाइम दीजिए, इसको ज़रा रिव्यू कर लें। अभी हुआ ये पेपर क्योंकि, तो आपको मैं इस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा GS का, कमेंट करिएगा। बाकी हमारे PCS के कोर्सेज चल रहे हैं, RO BPSC, है ना, UP PCS, लोअर PCS, इन सब की संपूर्ण सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप। इसमें हम आपको नोट्स भी पूरे प्रोवाइड करते हैं, कोई बुक आपको नहीं लेनी होती। तो आइए जुड़िए पूरी तैयारी के लिए।